पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंटैक्स क्या होता है, और फिर कंपाइलेशन क्या होता है, और फिर मेन फंक्शन क्या होता है। साथ में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम कैसे रन करता है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने टू नंबर्स का सम का प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। और इसमें हमने बताया था कि %d ये हम जो यूज़ कर रहे हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इसी के बारे में डिस्कशन होगा, और रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखते हैं इसके बारे में डिस्कशन होगा। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल मीनिंग क्या होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का रियल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो पिछला प्रोग्राम था वो बिना रिटर्न ज़ीरो के भी रन कैसे कर जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये %d है, यहाँ पे हम लोग %d जो यूज़ किए हैं इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो व्हाट इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर? तो द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स which tells the compiler which type of data is passed into a function during taking an input or giving an output। देखिए, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, दो ही कैरेक्टर होता है उसमें, एक % होता है और एक कोई कैरेक्टर होता है, जैसे d हो गया, i हो गया, f हो गया, इस तरह से होता है। तो एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो कंपाइलर को ये बताता है कि कौन सा टाइप का डेटा पास किया गया है उस फंक्शन में। जो फंक्शन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं printf यूज़ करते हैं, तो printf क्यों यूज़ करते हैं? आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो आउटपुट देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन सा डेटा पास किया गया है उसको बताने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और होता है, फ्यूचर में हम लोग स्कैनफ के बारे में पढ़ेंगे। स्कैनफ क्या होता है? वो भी इनपुट टेकिंग फंक्शन है जो इनपुट लेता है सी में, ठीक है। तो स्कैनफ में भी हम लोग %d %i इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं, इसमें से कुछ हम लोग डिस्कस आज कर लेते हैं, ठीक है। तो %d क्यों यूज़ होता है? तो इंटीजर के लिए यूज़ होता है। फिर %i यूज़ होता है, वो भी एक इंटीजर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक तरह से बोले तो नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद %f क्यों यूज़ होता है? तो फ्लोट के लिए यूज़ होता है। फिर %c क्यों यूज़ होता है? तो एक कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो %c यूज़ होता है। फिर एक अगर स्ट्रिंग प्रिंट करना है, स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के लिए %s यूज़ होता है। और एक हेक्साडेसिमल होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कि 4 टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, तो उसमें से हेक्साडेसिमल टाइप ऑफ नंबर्स को %x से दिखाते हैं, ठीक है। जिसमें कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों साथ में एक साथ लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और भी होते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग रिटर्न ज़ीरो क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रिटर्न ज़ीरो क्यों यूज़ होता है? तो हर एक फंक्शन जो है, एवरी फंक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटर्न्स अ वैल्यू। हर एक फंक्शन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, एक फ्लोटिंग वैल्यू हो सकता है, ठीक है, और एक डबल हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दिखाने के लिए कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसको हम लोग वहाँ पे रिटर्न का जो भी है लाइन लिखते हैं। जैसे कि रिटर्न ज़ीरो हो गया, ये रिटर्न ए हो गया, रिटर्न बी हो गया, इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स रिटर्न कराने के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो हम लोग अभी प्रोग्राम लिखे हैं, इसमें अगर हम लोग रिटर्न ज़ीरो हटा भी दें और उसके बाद इसको रन करें, तभी ये रन कर जा रहा है। तो क्यों रन कर रहा है, ठीक है। तो कैसे रन कर रहा है? तो देखिए, कोड ब्लॉक्स में एक सहूलियत दिया गया, मतलब कोड ब्लॉक्स इतना मतलब एडवांस है ना, कि आप इसमें अगर कोई रिटर्न ज़ीरो का मेन में आप रिटर्न ज़ीरो का कोई मतलब लाइन नहीं भी लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देगा। तो मेन फंक्शन किसको रिटर्न करता है? वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो रिटर्न किसको करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें रन करके, तो देखिएगा ये नीचे लिखेगा प्रोसेस रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम लिख दें, मान लीजिए अगर हम रिटर्न 5 लिखते हैं, टैब करके RETURN रिटर्न 5 लिखते हैं, और तब ऐसे करके सेव करके, तो ये देखिए रिटर्न 5 किया, मतलब जो यहाँ पे होगा वही रिटर्न करेगा, ठीक है।
तो वो रिटर्न किस, ये जो प्रोग्राम है वो क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग रिटर्न 0 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, वो भी सही था, ठीक है। तो चलिए इतना तक हम लोग समझ गए। तो देखिए ये रिटर्न 0 किया, ठीक है, तो हो गया, समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं कि रियल मीनिंग क्या होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का रियल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको पेंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको समझाएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए पेंट खुल गया। तो देखिए हमारे पास रैम होता है, रैम, कंप्यूटर में एक रैम होता है ना, तो हमारे पास एक रैम होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी प्रोग्राम रन करता है, तो जब भी प्रोग्राम रनिंग मोड में होता है तो इसमें कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब स्पेस रखता है, लेता है, ठीक है। तो रैम में स्पेस लेता है, ठीक है, ना कि मेन मेमोरी में, ठीक है। तो मेन मेमोरी में सिर्फ प्रोग्राम सेव होता है, ठीक है। तो रैम में स्पेस लेता है रनिंग टाइम में। तो वेरिएबल क्या होता है, तो मान लीजिए कि हम ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब बनाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि कुछ जो भी है, कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी यहाँ पे अपने लिए सेव करेगा, रखेगा अपने पास, ठीक है, रखेगा, ठीक है। जैसे कि इंट जो है, इस कंपाइलर में इंट जो है 2 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है, 2 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। तो रैम में क्या होगा कि वो 2 बाइट का इंट स्पेस ले लेगा, मतलब एक जो वेरिएबल है वो 2 बाइट का स्पेस ले लेगा, ठीक है। उसके साथ जो बी है वो भी 2 बाइट का स्पेस लेगा, क्योंकि वो भी इन टाइप का है। फिर जो सी है वो भी एक 2 बाइट का स्पेस लेगा, ठीक है। तो वो भी एक इन टाइप का है, तो इसीलिए वो भी 2 बाइट का स्पेस लेगा, ठीक है। तो इस तरह से 6 बाइट का स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो रियल मीनिंग क्या होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, कि वेरिएबल को बनाना, साथ में वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करवाना जहाँ पे हम लोग कुछ सामान रख सके। जैसे कि हम लोग नहीं डब्बा में रखते हैं, तो वही डब्बा को रैम में हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कि डब्बा में कुछ लिखते हैं ना, तो डब्बा में कुछ हम लोग रखते हैं, तो उस डब्बा को बनाने के लिए रैम में, डब्बा मान लीजिए कि वो वेरिएबल है, और वो डब्बा, और जो जहाँ पे वो डब्बा रखा जाएगा वो रैम है, ठीक है। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारा रैम होता है कंप्यूटर में, वो रैम के अंदर वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे रियल मीनिंग ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन का असली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इतना तक हम समझ गए कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में और भी कुछ कुछ बनाएंगे और कुछ कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।